नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग जी। हरदीप जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरदीप जी, एक साल पहले एक बड़ा संशय था सामने। संशय ये था कि एक लंबा वक्त अगर आप किसी पार्टी में बिताते हैं, फिर उस पार्टी से किसी कारण से आपको अलविदा कहना पड़े और फिर जनता के सामने जाना पड़े। जब तक चुनाव में नहीं गए थे, तमाम तरीके की बातें थीं, तमाम तरीके के आक्षेप थे। हालांकि जनता ने आपको बड़े ज़ोर शोर से जिता के वापस भेजा। तो उस समय का जो प्रेशर था, उस समय की जो मन स्थिति थी, वो जरूर जानना चाहूँगा। क्या कुछ असमंजस चल रहा था जब वो निर्णय लिया छोड़कर जाने का? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि सही बात है कि उस टाइम जो समय था वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय था, और जब लिया उसके पहले और उसके बाद में, क्योंकि लगातार जिस पार्टी में रह के काम कर रहे थे, और मेरा मानना है कि सरपंच के बाद फिर जिला पंचायत सदस्य, फिर विधायक और 3 विधायक के चुनाव लड़े हों, और जब उसके बाद इतना संघर्ष करने के बाद जब सत्ता कांग्रेस की आई हो, और सत्ता में जब क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका जनता ने दिया हो, और जनता की अपेक्षा के अनुसार कि भाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, क्षेत्र के विकास के कार्य हों, ये सपना जब मन में था। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 से 18 तक थी, शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस का 29 सीटें वहाँ पर होती है संभाग में, उसमें 28 सीटें बीजेपी की थी और एक कांग्रेस का इकलौता में था। तो उस टाइम पे भी जब ये था कि अपन को क्षेत्र में काम कराएं, अधिक मन में यही भावना रहती है। तो उस टाइम पे जो काम उसमें वहाँ पर हुए शिवराज सिंह जी चौहान के टाइम पे, मेरा मानना है कि वहाँ पर शामगढ़ सुवात्रा में कॉलेज जो कई सालों की मांग थी वो पूरी हुई। हमारे कई डैम थे, झांगरिया, नकेड़िया, बाकली, काकड़ सिमनी, कोटला माता, ऐसे डैम पास हुए। कई बिल्डिंगें सीतामऊ सुवात्रा शामगढ़ कॉलेज की बिल्डिंगें पास हुई, कई स्कूल आए, कई काम वहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से काम कराए। और सबसे महत्वपूर्ण योजना है शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, जब मैं कांग्रेस का इकलौता तब भी 1650 करोड़ की सिंचाई योजना सुवात्रा शामगढ़ की उन्होंने उस टाइम स्वीकृत करी। वो काम आज तक चल रहा है वहाँ पर। तो जब मैंने शिवराज सिंह जी के टाइम पे कांग्रेस का विधायक होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए इतने काम क्षेत्र में कराए थे 13 से 18। जब 18 में सरकार बनी तो और आशाएं क्षेत्र के व्यक्तियों की, वहाँ के कार्यकर्ताओं की और मेरी खुद अब तो आपकी खुद की क्या सरकार, अब तो खुद की सरकार के और ज्यादा काम होंगे। और दुख की ये बात है कि मैंने कमलनाथ जी से खाली कहा कि एक डैम तो दे दो, 15 महीने में एक डैम दे दो, एक सिंचाई योजना दे दो। एक भी डैम सुवात्रा को नहीं दिया, जबकि वहाँ पर जबरदस्त मांग वहाँ के जो वहाँ पे किसानों की थी कि एक सेदरा करनाली का डैम हो जाए, दूसरे डैम हो जाए, पर डैम भी नहीं दिया, सिंचाई योजना भी नहीं दी। लगातार मुलाकात करते रहे। मेरी नाराजगी का पहला लेटर 16/2/19 को कमलनाथ जी को मैंने व्यक्त कर दिया था कि मेरे यहाँ पर क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे। क्योंकि जब भी उसके बाद भी लिस्ट आई, पहले भी आई, तो ज़्यादातर छिंदवाड़ा या आसपास जो मंत्री वो अपने क्षेत्र में काम कराते थे। फिर मैंने संपर्क करा। तो आप मीटिंग नहीं करते थे उनसे? थोड़ा बातचीत कराना, लिखित में दिया, माइक में जब विधायक दल की मीटिंग होती थी, जब माइक में बोला कि काम नहीं हो पा रहे, फिर लिखित में भी दे दिया। फिर दिग्विजय सिंह जी साहब से भी मिला कि वो काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं सिंधिया जी से भी दिल्ली मिला, तो मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा कि जितना मैं नाराज उससे ज़्यादा तो वो खुद दुखी वहाँ पर। सिंधिया जी तो खुद दुखी थे, उनसे बाद में मालूम पड़ा। तो कहीं ना कहीं फिर 7वें महीने में भी एक लेटर दिया, और उनको और उनके पूरे स्टाफ को और उनके सभी को मालूम था कि हरदीप की नाराजगी है। पर कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि ये क्या कर लेगा या क्या बिगड़ जाएगा इसके नाराज रहने से। तो आखिरी जब आखिरी बार गया था तो उन्होंने एक जो शब्द मुझसे कहते, और मैं भी सोच के कहा था कि आज अगर बात नहीं करते हैं तो फिर कुछ बड़ा फैसला लेंगे। और उन्होंने यही कहा था कि मैंने कहा सर ये साहब एक डैम तो कर दो कम से कम, एक काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या यहाँ पे करूँगा, चलो। और पहले भी बार बार यही सुनते थे,
अब मैंने कहा चलो चलो, तो फिर चलो चलो चल कर ही देते हैं। और उसी तो दिन ये जो दुखी आत्माएं, टूटे हुए दिल, जैसे आप गए तो ज्योतिरादित्य जी का पता चला कि ज्योतिरादित्य जी तो और ज्यादा दुखी हैं। वो बाद में मालूम तो पड़ा ये दुखी हृदय लोग आपस में इकट्ठे कैसे हुए? नहीं, उनसे ये बात सही है। आपने फिर ये पूछा कि जब मैंने इस्तीफा 5 तारीख को सबसे पहले दिया, जब तक मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि ये भी इतने व्यक्ति भी और आएंगे, और मेरी नाराजगी थी कि ये सत्ता में रहे ना रहे, सरकार बदले या नहीं बदले, ऐसे पद पे नहीं रहना कि जो 15 महीने में अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा सके, क्योंकि जाना उस पब्लिक के बीच में ही है। क्योंकि जो लगातार प्रेशर जनता का, कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत काम भी बहुत रहते हैं, उनको आशाएं भी रहती है कि हमारी सरकार है, हमारे हरदीप भाई हैं, तो और जो व्यक्तिगत तौर पे जो अधिकार रखते हैं, जनता अधिकार रखते हैं, कार्यकर्ता, अगर उनके काम नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं दुख था। फिर क्षेत्र में विकास का काम भी नहीं हो। और खुशी की ये बात है कि इस्तीफा देता हूँ, शिवराज जी की सरकार बनती है तो वही शिवराज सिंह चौहान 20 करोड़ का डैम मेरे को सेदरा करनाली का दे देते हैं, 14 करोड़ का डैम खेताखेड़ा का दे देते हैं, 21 अरब 85 करोड़ की योजना सिंचाई, 21 अरब 85 करोड़ की योजना क्यामपुर सीतामुखी सिंचाई की स्वीकृत हो जाती है, और कई सड़कें स्वीकृत हो जाती है, 24 घंटे लाइटें मंदिरों तक पहुंचने 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। तो आखिर में क्या कारण था? क्या 15 महीने में उस विधानसभा को आपने उपेक्षित रखा? एक प्रश्न और पूछ लेता हूं कि पहले जब आप शिवराज जी की सरकार में आपने काम कराए, बहुत काम कराए, तो आप विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, तब भी आपने काम कराए, शिवराज जी का वो समदृष्टि देखी आपने। अब आप विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो क्या फर्क दिख रहा है? फर्क ये है कि वहां पर कह रहे थे मेरे पास 24 घंटे 25 घंटे थोड़ी है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे आप मुख्यमंत्री हो, स्टार्टिंग तो मैं भी समझा कि मुख्यमंत्री जो टाइम नहीं होता होगा, और लगातार एक ही शब्द को बोलते रहना। और आप मेरे साथ तो व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, इधर देखते बात करते, इधर मैं खड़ा रहता हूँ तो सीधा बस ठीक है चलो। तो मैं जो ये बात मैंने जितनी बार सुना होगा शायद किसी ने नहीं सुना होगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका है उनका भी देखा है, और जो शिवराज जी का है, ये एक एक विधायक से बात करते हैं, एक एक मंत्री से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी ये शिवराज जी पे आपने कहा बात करते हैं, फिर सुबह सुबह अभी कभी कभार एक संकल्प ले रहे हैं, तो रोज एक पेड़ भी लगा रहे हैं, रोज 2-3 विधायकों से मिल रहे हैं, किसी कार्यकर्ता के यहाँ या किसी गणमान्य व्यक्ति के यहाँ, आम आदमी के यहाँ कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई बात हो, तो शिवराज जी वहां भी पहुंच जाते हैं। तो यही फर्क है कि आप वो भी मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री थे, और कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी के जो ये गिरी है ना सरकार, इसका मुख्य कारण है कि 4-5 जनों ने उनको घेर रखा था, उनको जो गुमराह करके कह दिया था कि हम संभाल लेंगे, विधायकों की परवाह मत करो, विधायकों की वो समझ रहे थे कि यही सब कुछ पूरी सरकार चला लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये हकीकत भी है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ये सरकार जो कमलनाथ जी की थी, ये दलालों के हाथ में चली गई थी। और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट मान था कि सभी जानते हैं। और ये जितने भी अभी भी विधायक जो है, अभी कांग्रेस में विधायक है, उनसे दिल पे हाथ रख के बोलो, उसमें अभी कितने भी उस टाइम पे कितने दुखी थे। अगर थोड़ा टाइम और रहता नहीं तो ये तो 22 की गिनती है, 25, ये 50 का आंकड़ा पार हो जाता। इतने विधायक दुखी थे क्योंकि काम उनके होते ही नहीं थे, क्योंकि मैं तो खुद उनके साथ रहता था विधायकों के बीच में, किसी को फुर्सत नहीं थी। अब सब फुर्सत में अच्छे मिल रहे जुल रहे और उनको लगा कि वास्तव में जो समय ईश्वर ने दिया था उन्होंने उस समय का सदुपयोग न करते हुए खाली ग्रुपबाजी में। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का पतन इसलिए भी तय और हो चुका है कि वहां पर व्यक्तिगतवाद है और यहाँ पर संगठन की ताकत है बीजेपी। अच्छा, संगठन की ताकत को आपने बीजेपी में किन किन मायनों में अनुभव किया? जैसे व्यक्तिवाद निश्चित रूप से वहां व्यक्ति नेतृत्व करता है और यहाँ संगठन नेतृत्व करता है, तो चूंकि आपने मुख्यमंत्री की कार्यशैली समझी अलग बात है, लेकिन संगठन की कार्यशैली में आपको क्या अनूठा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या ऐसा अलग करता है जो कांग्रेस के पास नहीं है? देखो, कांग्रेस में दुख की बात यह कि मुख्यमंत्री आप, अध्यक्ष आप, विपक्ष के नेता आप, सब कुछ आप, तो आप अकेले कैसे संभाल लोगे? वहां पर एक सिस्टम है, मुख्यमंत्री है तो अपने काम कर रहे हैं, संगठन में वी डी शर्मा जी हो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं,
और संगठन की ये ताकत है कि जो वहाँ पर जो कैदिया संगठन से कोई बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और जब संगठन काम करता है तो मैंने जब देखा, कांग्रेस में हम चुनाव लड़ते थे तो पूरा मैनेजमेंट पूरा अपने सिर पे ही रख के करना पड़ता था कि अपन को ही करना है, और अपनी सबकी चिंता रहती थी, मतलब अपनी टीम और अपन वहाँ पे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है तो आप खाली नमस्कार करो, घूमो, पब्लिक का आशीर्वाद लो, जनता का आशीर्वाद लो, और संगठन पूरी अपनी कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर काफी डिफरेंस है। सिर्फ जनसंपर्क करो, सिर्फ जनसंपर्क करो, अपना काम करो, और जितनी भी काम है, जो व्यवस्थाओं का काम है, जहाँ मैनेजमेंट का काम है कि कहाँ पर सभा होना चाहिए, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो संगठन लेता है। और चुनाव कैसे होते हैं, अच्छा कई व्यक्ति आए चुनाव प्रचार करके चले गए, वो हमें मालूम नहीं है बीजेपी में। और यहाँ तो कांग्रेस में एक एक व्यक्ति का रहता है कि कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन कर रहा। तो यहाँ पर व्यक्ति जो अपना मैनेजमेंट कर लेता है वो चुनाव कांग्रेस में। तो आपको ये लगा कि इस बार जो चुनाव में हमेशा आपको जीतने में एक मशक्कत होती थी, तो हरदीप सिंह डंग भी चुनाव लड़े, साथ में संगठन लड़ा, तो जो बड़ा हुआ। हाँ, ये बात सही है कि उसका एक बहुत बड़ा फायदा, जैसे कि वो तो खैर बीजेपी का ऐसे भी वहाँ गढ़ है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पूरे संसदीय क्षेत्र में इकलौता में कांग्रेस का पहले था, 7 बीजेपी की थी, पहले 28 बीजेपी की थी। इस बार वो भी जो बीजेपी की सीट हो गई तो कांग्रेस वहाँ पर बची नहीं है। और मेरा तो मानना है कि वर्तमान के दौर में मोदी जी जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान देश हित में जो काम कर रहे हैं, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ एक चीज और है, यहाँ एक कल्चर है, भाई साहब का कल्चर है, मतलब थोड़ा सा पारिवारिक भाव आ जाता है, भाई साहब ये काम है। जी। बहुत ज्यादा औपचारिकताएं नहीं है, कार्यकर्ताओं की बड़ी सुनवाई होती है, तवज्जो बहुत दी जाती है। तो उस कल्चर से आप रूबरू हो गए हैं, आपको अच्छा लग रहा है वो? नहीं, वो एक अपनापन है कल्चर। मतलब पहले भी, जैसे मैं तो बीजेपी को इसलिए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी दोस्ती अक्सर, हम तो विधानसभा जो हमारी है वहाँ पर एक पारिवारिक विधानसभा है, वहाँ पर चुनाव तक बीजेपी कांग्रेस रहता है, वहाँ पूरा परिवार माहौल रहता है। और जब उनकी शैली, जब मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब से जब मिलता था कांग्रेस में, तब भी उनके जो कार्यशैली थी जो उससे भी प्रभावित था। और जब भी बीजेपी के वाले मिलते थे तो उनका जो बात करने का तरीका, और वर्तमान के दौर में भी जैसे आप कोई भी काम नहीं किया तो भाई साहब करके जो आपने कहा, एक भाई साहब मतलब अपनापन लगता है कि भाई साहब ये काम कर देना। तो वहाँ तो थोड़ा सा वो सिस्टम अलग है और यहाँ बीजेपी में अलग है, जिसका फायदा इस बार की विधानसभा में, मतलब चूंकि वर्चुअल चल रही थी सब, एक्चुअल इस बार हुई विधानसभा, तो सबने देखा होगा कि कल तक जो कांग्रेस में थे, आज केसरिया साफा बांध के आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में। इस बार की विधानसभा में सदन में सरकार बड़ी आक्रामक नजर आई, सत्ता पक्ष के पास बहुत अच्छे विधायक हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाए। इवन सदन के नेता खुद 3-4 दिन, 20 दिन, 5 दिन बीच में चले गए। तो अब तो आपको फील गुड फैक्टर हो रहा होगा कि अच्छा हुआ कि अब इस तरफ बैठे हैं, पावरफुल लोग। सरकार है और एक जो ईश्वर ने मौका दिया, जनता के माध्यम से काम करने का मौका दिया, तो अच्छा तो लग ही रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष जब बात आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर, उनके खुद के सदन के नेता अगर वहां पर सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं तो जनता के हित में कैसी बात करेंगे। और अगर वहां पर कोई ये कांग्रेसी कोई 2-4-5 जने विरोध भी करते हैं तो खाली मीडिया में आ जाए इतना विरोध है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में, जहाँ जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, नवीनीकरण ऊर्जा का, जिसमें अभी 5000 मेगावाट उत्पादन होता है, तो आने वाले दिनों में देखेगा कि 10,000 हम इसको ले जाएंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 40,000 मेगावाट इसका उत्पादन हो। और हमारा विभाग सबसे बड़ी योजना एक लाने वाला है, फ्लोटिंग सोलर पावर, जहां पर ओंकारेश्वर में पानी की सतह पर तैरते हुए सोलर आने वाला, वो विश्व का सबसे बड़ा होगा। करीब 3,000 करोड़ की लागत है। 600 मेगावाट का प्लांट यहाँ पर खुलने जा रहा है। उसके पहले हमारे नीमच, आगर, शाजापुर, दतिया, छतरपुर, ये प्लांट भी अभी चालू होने वाले हैं, जुलाई अगस्त तक हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा एक जो स्कोप हमारा विभाग, और एक तो उसमें किसानों के लिए भी सस्ती बिजली मिलेगी, सरकार को मिलेगी, और जो धंधे है उसके भी रास्ते खुलेंगे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर जो शिवराज जी का सपना है, जो मोदी जी का भारत का आत्मनिर्भर का सपना है, वो हमारा विभाग आने वाले दिनों में पूरा करेगा।
केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें, आगे आने वाले समय की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इन सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत तलाशे जा रहे हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो, क्योंकि कोयला प्रदूषण भी होता है और लगातार खनन के बाद अब कोयले की स्थिति कैसी है, बाकी अन्य जितने भी माध्यम हैं, तो सौर ऊर्जा का भरपूर प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो। और सौर ऊर्जा के मामले में जितने भी नवकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, हालांकि रीवा का आपका सौर ऊर्जा प्लांट अपने आप में बड़ा अद्वितीय है। तो जैसा आपने ये बताया कि ये आप अभी 3,000 करोड़ की एक योजना लाने जा रहे हैं, लोग भी सौर ऊर्जा के प्रति थोड़ा सा आम आदमी भी के स्कूल कॉलेजेस की छतों पर, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े, लोगों तक पहुंचे। अभी तक ये क्या है, सरकार का उपक्रम बना हुआ है, ज्यादातर लोग इसको अभी अपना नहीं रहे हैं। तो वो आम आदमी के जीवन में ये कहीं ना कहीं एंट्री करे, इसके लिए क्या कर? ये अच्छी बात है, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा भी मेरे पास है तो पर्यावरण भी मेरे पास है जी। और जब पर्यावरण बचाना है और पर्यावरण की रक्षा करना है तो सौर ऊर्जा की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। और आज सोलर ऊर्जा के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा है, वो मेरा मानना है कि पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन है। और जैसे जब मोबाइल आया था तो मोबाइल बहुत कम व्यक्तियों के पास था और आज हर व्यक्ति के पास दिख रहा है। तो आज इसकी रिपेयरिंग की दुकान भी खुल गई, इसकी सेल की भी खुल गई, तो आज हर जेब में मोबाइल दिख रहा है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि रूफटॉप के माध्यम से जो रेस्को मॉडल है हमारा, कि आने वाले दिनों में प्रत्येक छत पर सोलर पैनल जो नजर आए, जिससे आपको सस्ती बिजली भी मिले और जगह जगह जो दुकानें उसकी जो शॉप खुलेगी कि वहाँ पर प्लेटें मिले, वहाँ रिपेयरिंग हो, तो रोजगार भी प्राप्त होगा। अभी आपने जैसे कहा कि सरकारी बिल्डिंगों पर, तो अभी हमारा जो विभाग है एक डिस्कॉम के माध्यम से, जो एमपीपी के माध्यम से, और हमारा विभाग अभी सरकारी बिल्डिंगों पर भी हमने काम चालू कर दिया है। लगातार कॉलेजों में, बड़ी बिल्डिंगों पर ये सोलर पैनल लगाए जाने। एमपीपी के माध्यम से जहाँ पर कोई प्राइवेट लगाना चाहता है फॉर्म दे तो उसके भी वहाँ पर अभी लगाना प्रारंभ कर दिए। अभी खुशी की बात है कि 8-10 दिन पहले मैंने अपनी खुद की छत पे भी सोलर पैनल लगवाया है और जब मैंने उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा कि लगातार हम लगा रहे हैं, अभी उसी क्षेत्र में 100-200 जगह और लगेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में आप 10 साल के अंदर जो क्रांति सोलर ऊर्जा के रूप में आएगी, वो आप जैसे मोबाइल देख रहे हैं ऐसे ही सोलर ऊर्जा पूरे क्षेत्र में देखेंगे। जी, सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का सौर ऊर्जा के उत्पादन में और सौर ऊर्जा के विकास में बहुत गहरी रुचि रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश के प्रयासों को सराहा गया है। तो जैसे आपने कहा कि एक बड़ी योजना, एक आप फ्लोटिंग उसकी ला रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, तो एक बार अगर यहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग करेंगे उसको। तो उस दिशा में कुछ प्रयास कर? नहीं, बिल्कुल, हमारा डिपार्टमेंट इस पर लगा हुआ है लगातार। जैसे अब क्षेत्रों में अब इसका रुझान खुद भी जागरूक भी हो गई है पब्लिक। और अभी हमारा किसानों के लिए एक अच्छी योजना है, उसमें हमारे पास है कुसुम A, B और C, ये 3 योजनाएं हैं, जिसमें एक जो अनुपजाऊ भूमि, जो अनुपयोगी भूमि रहती किसानों की, जो ग्रिड के पास है, तो उसमें हम प्लांट किसानों से लगवा रहे हैं। उनका अगर 25 साल तक वो वहाँ प्लांट लगेगा तो इनकम, क्योंकि सरकारी मतलब सरकार उसकी लाइटें खरीदेगी, उसको पेमेंट देगी, तो उसका उपयोग भी होगा। सरकार को सस्ती बिजली मिलेगी, किसान को पेमेंट मिलेगा। एक है कुसुम B, जिसमें जिससे पंप चलेंगे, उनके यहाँ प्लांट लगा के उनको सौर ऊर्जा से पंप चलेंगे और उस पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है। और सबसे अच्छी एक स्कीम हम लाने वाले हैं कुसुम C, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जिस टाइम पे वो जब मार्केट में आएगी, मेरा मानना है कि अभी सबको जैसे जिन जिन विधायकों को मालूम पड़ रहा है, वो ताकत लगाना अभी से चालू कर दी कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा ले आऊँ। उसमें प्रत्येक किसान के खेत पर करीब 1,000 वर्ग फीट में वो प्लांट लगना है। उसमें करीब 3,80,000 का खर्चा आता है। उसमें 1,05,000 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, 45,000 तकरीबन राज्य सरकार, 1,55,000 रुपये जो निवेशक आएगा वो लगाएगा, और मात्र 75,000 किसान को देने हैं, जिसमें उसको मोटर पाइप उसमें लगेंगे
और 25 साल तक वो लगातार उसको लाइटें, एक तो दिन में फ्री मिलेगी किसान को 75,000 में, जितनी उपयोग करना चाहे उतना फ्री में, और जो लाइट जो स्टोरेज होगी जो उसमें इकट्ठी होगी वो रात्रिकालीन सरकार खरीदेगी और उसके रुपए भी किसान को भी देगी, और जो निवेशक है उसको भी, जो दिन में चलेगी लाइट उसका पेमेंट उसको करेगी। तो मेरा मानना है कि अगर किसान चाहे तो अगर ये लगाता है तो आपको एक तो रात को जो ठंड होती है जागना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, उससे एक तो उससे मुक्ति मिलेगी, दिन में आपको लाइट फ्री मिलेगी, आप विद्युत आपको सरकार को बेचने पर रुपया भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर सरकार को सस्ती बिजली मिलेगी, किसान को फ्री बिजली मिलेगी, और रात को जो बेचेगा उसका रुपए भी किसान के खाते में जाएंगे। इससे बेहतरीन योजना शायद अभी तक अपन ने देखी नहीं होगी, और यह क्रांतिकारी कदम हमारा विभाग आने वाले दिनों में उठाने जा रहा है। अभी सौर ऊर्जा की जो मैकेनिज्म है वो इतनी सहज नहीं है, और उसकी जो लागत भी है वो बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ रही है। तो लोग आज भी जो पारंपरिक बिजली के कनेक्शन है उसकी ओर जाते हैं कि भाई कौन छत पर ये लगाए, फिर रिपेयरिंग की नहीं है। तो क्या अगर आम आदमी कोई सौर ऊर्जा का कनेक्शन चाहता है तो विभाग अगर उसको मोटिवेट करे, उसको भी सब्सिडी दे, किसान को तो सब्सिडी मिलनी ही चाहिए, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, रोज खबरें आती हैं 9 रुपए यूनिट हो रही है, 8% बढ़ रहा है। तो अगर विभाग उनको शुरुआती दौर में कम से कम कि जो बिजली की दरें हैं पारंपरिक बिजली की, कि अगर वो सौर ऊर्जा पे जाता है तो उसको थोड़ा सा सस्ता पड़े, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है उसमें कुछ सब्सिडी मिल जाए उसको, थोड़ा पब्लिक के लिए भी तो सोचिए थोड़ा। नहीं तो अभी ये सब्सिडी के कारण जो आप कह रहे हो, जैसे अभी जो मैंने अभी प्लांट जो लगा मेरे यहाँ पर ही जी, वो करीब उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। तो अभी जो आप कह रहे हो सही बात है कि थोड़ा उसमें सिस्टम महंगा पड़ रहा है, पर जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, जैसे मोबाइल के रेट क्या थे आज मोबाइल के रेट क्या हैं, पहले नई नई जो भी सामग्री आती है उसका रेट बढ़ा रहता है, और जैसे ये फैलाव होगा तो मेरा मानना है कि इससे सस्ता आने वाले दिनों में और भी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। पर्यावरण के माध्यम से देखेंगे तो आप देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करोगे, और जो आपने इसके रेट बताए हैं ये सही है कि थोड़े ज़्यादा हैं, और जैसे ही मार्केट में आएंगे तो हम तो और सबको आवेदन कर रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वापरें, और जितना मार्केट में आएगा उतना सस्ता ये धीरे धीरे होता जाएगा। और मेरा मानना है कि जैसा मोबाइल आज दिख रहा है, आने वाले दिनों में हर छत पर सोलर पैनल, वहाँ पर पैनल नजर आएगा, और ये आने वाले दिनों में एक क्रांतिकारी कदम है हमारे विभाग का। क्योंकि पर्यावरण का विभाग भी आपके पास है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोग जागरूक हों और पर्यावरण को कम से कम खतरा हो। अब लगातार कहीं ना कहीं आपके जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हैं वो लगातार काम करते हैं, आपका विभाग काम करता है, लेकिन लोगों के अंदर भी एक भाव जागृत हो कि ये जो व्यवस्था ये हमारी व्यवस्था है, ये ज़मीन हमारी है, प्रकृति हमारी है, तो हमें ही खतरा होगा। तो वहाँ क्या नवाचार करने जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को लेकर पूरे वैश्विक स्तर पर एक चेतना तो जागृत हुई है। नहीं सही है, जैसे अभी मैं तो मुख्यमंत्री जी से स्टार्ट करूँगा कि पर डे एक पौधा लगा रहे हैं, तो अपना में एक जो उदाहरण बना है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम अपने जन्मदिन पे ही एक पौधा लगाना प्रारंभ कर दें, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति एक जन्मदिन पे एक लगा ले और उसकी सुरक्षा करके उसको बड़ा कर दे, तो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और जो नदियों में जो पानी को दूषित करके प्रदूषण फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि अपना जो नाले का पानी है, नाली का पानी है, उस नदी में जा रहा है या पीने वाली जगह जाता है, तो इससे भी वंचित करना पड़ेगा। इसमें अभी मैंने अपने विभाग के माध्यम से कि हमें गर्व है कि आज इंदौर और भोपाल स्वच्छता के मान से हमारे हिंदुस्तान में अपना नाम उन्होंने करा है, लगातार चौथी बार इंदौर प्रथम आया है, अपना भोपाल का देख लो। तो ये तो अपन शहरों को तो अपन देख रहे हैं कि स्वच्छता है, वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ पर गांव हैं, जहाँ पर गांव के पास एक हैंडपम्प है और हैंडपम्प के पास वहाँ पर रोड़ी बनी हुई है, वहाँ पर गंदा पानी उसके अंदर जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो बीमारी के कारण बनते हैं। आज कोरोना की महामारी है, अगर जितने अपन स्वच्छता रखेंगे तो अपनी बीमारी कम फैलेगी, उसका
जो अपन इलाज में रुपया लगाते हैं वो बचत होगी। तो अभी हमने और हमारे पंचायत विभाग ने इसको एक अभियान एक ले लिया है हमने। आने वाले दिनों में देखोगे कि अगर इंदौर प्रथम आ सकता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव भी स्वच्छता के मान से प्रथम आए। और जो पर्यावरण के लिए हम मनरेगा की राशि से जो पौधे लगा रहे हैं, उसके अलावा हम कहीं ना कहीं जहाँ आजकल कोई भी अनुमति बड़ी फैक्ट्री ले लेती है या कंपनी ले लेती है, पेड़ पौधे काट देती है, तो उस पर निगाह भी हमारी है कि अगर वहां पर कोई अनुमति लेती है तो उससे कहीं गुना ज्यादा वो पौधे लगाए। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या ये जो कांग्रेस दावा कर रही है कि एक प्रेशर रहता है उपचुनावों में तो सरकार का, हालांकि इस बार ऐसे उपचुनाव हुए थे जिसमें सरकार नहीं थी और चूंकि हमारे लोग थे धोखा दे के गए हैं, अब वो जनता को समझ में आएगा नगरीय निकाय के चुनावों में और आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2023 का, कांग्रेस उसमें वापसी की उम्मीद लिए बैठी है। कमलनाथ जी गए नहीं है, कह रहे हैं कि एक एक को सबक सिखा के जाएंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वापसी? नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं, बची नहीं, खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना नियम है, ना धर्म है, कुछ भी नहीं है। वो खाली मैं और मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, कांग्रेस इसमें घिरी हुई है कि मेरा बेटा कब पद पे बैठे, मेरे रिश्तेदार कैसे यहाँ पर आए। वहाँ पर एक कार्यकर्ता का जो सम्मान होना चाहिए, वहाँ पर कितना ही काम कर लो उस कार्यकर्ता का सम्मान, वहाँ पर अगर वो बेचारा मेहनत से आगे भी बढ़े, आगे भी आ जाता पूरी मेहनत करके, पर ऊपर नेता वही सोचते कि मेरा बेटा ही अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा। तो आज कांग्रेस में राजनीति देखेंगे कि कितने रिश्तेदार बड़े बड़े यहाँ पर अपने पदों पे बैठे हैं, उनके पीछे जो लाइन लगी हुई है वो किन व्यक्तियों की। कांग्रेस को मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान में सपना देखना छोड़ देना चाहिए। और अभी जो इनके नेता, बड़े बड़े नेता जो काम कर रहे हैं, और मैं तो मानता हूं कि 370 जो मोदी जी ने हटाई है, राम मंदिर का जो काम प्रारंभ हुआ है, CAA जो कानून लाए हैं और किसान हित में जो कानून मोदी जी लाए हैं, और लगातार जो काम मोदी जी, योगी जी और शिवराज जी कर रहे हैं, तो जो एक पब्लिक आम कार्यकर्ता के भी बारे में वो ध्यान देते हैं, ऊपर से नीचे तक जो ध्यान देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। तो हरदीप सिंह डंग साहब ने जिस प्रकार का डंक कांग्रेस को मारा है, कांग्रेस तिलमिला तो उठी होगी, क्योंकि कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने में, कांग्रेस को बड़ा करने में अपना खून पसीना बहाया। और जब समय आया, जब कांग्रेस का दौर आया, जब उन्हें लगा कि अब तो हमारे हाथ के हाथ में सत्ता है, तो हमारे हाथ बहुत मजबूत होंगे, तो उस समय पर उन्हें जो विकलांगता महसूस हुई, जितना असहाय उस समय उन्होंने महसूस किया, जितना उपेक्षित अपने को महसूस किया, वो पीड़ा, वो दर्द एक व्यक्ति का नहीं था, ऐसे कई व्यक्ति साथ में आए। और फिर 1 साल पहले मध्य प्रदेश के पटल पर जो इबारत लिखी गई, उसने राजनीति के अध्याय में एक नया इतिहास रच दिया। और मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में कभी इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ नहीं और ना भविष्य में होने की संभावना है। तो आज जो डंग साहब ने कहा, कांग्रेस निश्चित रूप से दंग रह गई होगी कि एक कॉमन मैन को इग्नोर करना ठीक नहीं है। कॉमन मैन की ताकत को पहचानना, आम आदमी की ताकत को पहचानना, आम कार्यकर्ता की ताकत को पहचानना, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। और उसी खूबी को आपने हमारे साथ बहुत समय से आपने साझा किया। और जिस प्रकार से आपने अपने विभागीय प्रस्तावना के विषय में बात की, विभागीय योजनाओं के विषय में बात की, मैं उम्मीद करता हूं कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व कार्य करेगा। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।